मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चों को देखते हैं जिसका नाम बेन होता है, जो अंधेरे कमरे में कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी उसके वहाँ पर दादाजी आते हैं, जिसे देखकर वो बच्चा डर जाता है। उसके दादाजी कहते हैं, तुम्हें यहाँ ऊपर नहीं आना चाहिए था, ये देखना ठीक नहीं, शायद तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हें वो कहानी जाननी चाहिए। ये 1832 की बात है। ऐसे ही एक रात चार्ल्स गेलवॉल डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस पर साइन करने वाला आखिरी इंसान बचा था। वो एक सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम मिशंस था, उसका भी मेंबर था। वो जानता था कि वो मरने वाला है। उसने अपने ड्राइवर को जगाया और कहा उसे पेंट हाउस ले चले, क्योंकि एंड्रयू जैक्सन से मिलना बहुत जरूरी था, जो कि उस समय के वो प्रेसिडेंट थे। बेन कहता है, क्या उनसे बात हुई? दादाजी कहते हैं, नहीं, उन्हें वो मौका कभी नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं थे। लेकिन चार्ल्स कैरोल के पास एक सीक्रेट था जिस पर उनका विश्वास था। उन्होंने उसे बता दिया, मेरे दादाजी के दादाजी को, जिनका नाम थॉमसन गेट्स था। बेन कहता है, क्या सीक्रेट था? दादाजी कहते हैं, एक ट्रेजर जो सभी के सोच से दूर था। एक ऐसा ट्रेजर जिसे पाने के लिए हजारों सालों तक अलग अलग राजाओं में जंग चली थी। जितनी बार वो ट्रेजर जिन राजाओं के हाथ लगा था, उनकी धन दौलत उतनी ही बढ़ती गई। फिर अचानक वो गायब हो गया और फिर वो 1000 साल तक नहीं दिखा। फिर एक लड़ाई में लाइट सोलोमन के मंदिर के नीचे सीक्रेट तहखाने से खोज निकाला। नाइट्स मानते थे ट्रेजर इतना ज्यादा ताकतवर है, वो किसी एक का नहीं हो सकता। वो उस ट्रेजर को यूरोप ले गए और उसे नाम दिया नाइट्स टेम्पलर। उसके बाद फिर से युद्ध हुआ। अमेरिकन इवोल्यूशन होने तक ट्रेजर को फिर से छुपाया दिया। ये ट्रेजर कभी भी अंग्रेजों का हाथ ना लगे, इसलिए उन्होंने उस जगह तक पहुंचने के लिए सुराग और मैप बनाए। समय बीत गया और वो सुराग और मैप गुम हो गए और उसे भुला दिया गया। लेकिन एक सुराग रह गया, जो सीक्रेट चार्ल्स कैरोल ने उस लड़के थॉमसन गेट्स को दिया था। वो सीक्रेट शार्लेट के पास है। बेन कहता है, शार्लेट कौन है? दादाजी कहते हैं, ये बात तो खुद चार्ल्स कैरोल भी नहीं जानता था। हमारे फाउंडिंग फादर ने हमारे लिए उस खजाने तक जाने के लिए सुराग छोड़े गए हैं। अधूरा पिरामिड और इस तरह की आग नाइट्स टेम्पलर के निशान है। जो खजाने के रखवाले थे वो हमसे इसके जरिए बता रहे हैं। तभी पीछे से बेन के पापा, जिसका नाम पैट्रिक होता है, वो कहते हैं, आपको मालूम है, इसका मतलब है पूरी गेट्स फैमिली की किस्मत, बेवकूफ़ी की 6 जनरेशन उस ट्रेजर के पीछे लगी हुई है, जो दरअसल है ही नहीं, और गुस्से से अपने बेटे को वहां से ले जाते हैं। बेन को जाते समय मालूम होता है कि वो खुद नाइट्स फैमिली से है। बर्फ के बड़े समंदर में बेन और उसके 4 दोस्त नॉर्थ अंटार्कटिक की तरफ शिप ढूंढने जा रहे होते हैं। थोड़ी हंसी मजाक करने के बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं, पर उन्हें वहां पर कोई शिप नहीं दिखती। वो लोग अपनी मशीन से बर्फ के अंदर शिप को ढूंढ रहे होते हैं। तभी बेन का एक दोस्त राइली से कहता है, टाइम वेस्ट मत करो, एक शिप यहाँ आकर कैसे फंस सकती है? राइली कहता है, यहाँ के टेम्परेचर के कारण बर्फीली तूफान से समंदर जम जाता है। उस कारण से ये ठोस जमीन का टुकड़ा बन जाता है और ऊपर से बर्फबारी होने के कारण वो शिप बर्फ के अंदर चला गया। तभी बेन को बर्फ के नीचे कुछ मिलता है। वो उस बर्फ को हटाकर देखते हैं तो उसके नीचे वो छुपा हुआ शिप मिलता है। काफी मशक्कत के बाद बेन और उसके दोस्त शिप के ऊपर की पूरी बर्फ हटाते हैं और शिप के अंदर जाते हैं। उस शिप में ठंड की वजह से मरे हुए लोगों की लाशें होती है, जिसे देखकर राइली डर जाता है। बेन की टीम शिप के कार्गो सेक्शन में आती है और कुछ ढूंढने के चक्कर में अनजाने में गन पाउडर कार्गो में गिरा देते हैं। बेन को कैप्टन के लाश के पास एक बैरल मिलता है, जिसे अच्छे से देखने के बाद उसमें एक सुराग मिलता है। उस सुराग को अच्छे से डिकोड करने के बाद हमें पता चलता है उस सुराग पर लिखा होता है, निशानों से मिलेगा, साइलेंस में की खोज निकालेगी, 55 आयन पेन, मिस्टर मेटलेट गुस्सा नहीं हो सकते। ये पढ़ने के बाद हमें पता चलता है दरअसल ये एक पहेली होती है। बेन उस पहेली के बारे में सोच रहा होता है। उसके साथी भी उस पहेली को डिकोड करने में बेन की मदद कर रहे होते हैं। काफी समय बर्बाद करने के बाद बेन कहता है, ये एक ना दिखने वाला मैप है। वो एक मजबूत था, कठोर था, वो एक संकल्प था। मिस्टर मेटलेट गुस्सा नहीं हो सकते। कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के सरकारी लेखक थे। वो कैलीग्राफर थे पर लेखक नहीं। ये पक्का करने के लिए कि वो मैप खराब ना हो, उसे रेजोल्यूशन के पीछे लिखा गया जो उन्होंने लिखा था, जिन्हें 55 लोगों ने साइन किया था, द डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट। ये सुनकर पैट्रिक कहता है, काफी चालाकी से काम किया है, इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मैप की हिफाजत करता है, और तुम कहते हो
पेट्रिक द डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट को चुराने की बात करता है, पर बेन ऐसा करने के लिए मना करता है। पेट्रिक कहता है वो खजाना दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है, तुमने अपनी जिंदगी बिता दी है इस खजाने को ढूंढने में और इतिहासकारों ने तुम्हारी फैमिली को सिर्फ मजाक बनाया है। तुम इस खजाने को ढूंढकर अपनी फैमिली की खोई हुई इज्जत को वापस पा सकते हो। फिर से एक बार पेट्रिक द डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट को चुराने में बेन की मदद मांगता है, पर बेन उसे साफ इनकार कर देता है। ये सुनने के बाद पेट्रिक का दोस्त बेन पर गन तान देता है। तभी बेन कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तभी पेट्रिक राइली को गन पॉइंट पर लेकर बेन से खजाने के बारे में पूछने लगता है। तभी बेन चालाकी से पेट्रिक के पास जलती मोमबत्ती देता है, जिससे पेट्रिक के हाथ में आग लग जाती है। उस आग के कारण पूरा शिप ही ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट में बेन और राइली बच जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो सीधे डॉक्टर चेज के पास जाते हैं, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। बेन डॉक्टर चेज से कहता है कोई है जो द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चोरी करना चाहता है, क्योंकि डिक्लेरेशन के पीछे एक अदृश्य मैप है। वो दुनिया के सबसे बड़े खजाने तक पहुंचने की चाबी है। पर डॉक्टर चेज उनकी बातों पर भरोसा नहीं करती और उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है। बेन और राइली उस डिक्लेरेशन को बड़े ही प्यार से देख रहे होते हैं। तभी बेन कहता है मैं इस डिक्लेरेशन को चुराऊंगा। राइली बेन से कहता है तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रहे हो, अगर हम पकड़े गए तो हमें जेल भी हो सकती है। थोड़ी देर तक दोनों में बहस चलती है और वो आखिर में वो दोनों लाइब्रेरी में डिक्लेरेशन को चोरी करने की प्लानिंग करते हैं। राइली कहता है जब ये डिक्लेरेशन डिस्प्ले पर होता है तब ये गार्ड से घिरा होता है। वीडियो मॉनिटर घूमने आए लोग और बच्चों पर भी खास नजर रखता है। बुलेट प्रूफ ग्लास के नीचे 1 इंच पर ये हीट पॉइंटर और सेंसर लगे हैं। ये तब भी बजने लगेंगे जब तेज बुखार वाला इंसान इसके पास आएगा, और जब ये डिस्प्ले पर नहीं होता तब ये नीचे 4 फुट कंक्रीट स्टील के तिजोरी में होता है, और वहाँ पर ऐसे सिस्टम है जिसे तोड़ने के लिए हमें काफी प्रॉब्लम आएगी। इसके जवाब में बेन कहता है हम डिक्लेरेशन को वहाँ से चुराएंगे जहाँ उसकी देखभाल की जाती है, और इस प्लान को हम इसके जवाब में बेन कहता है हम डिक्लेरेशन को वहां से चुराएंगे जहां उसकी देखभाल की जाती है, और इस प्लान को हम इस साल के गैल सेरेमनी के दिन ही करेंगे, क्योंकि गार्ड ऊपर चेकिंग करने के लिए बिजी होंगे, और तब हम खुफिया रास्ते से जाकर डिक्लेरेशन को चुराएंगे। ये पक्का होने के बाद दोनों म्यूजियम की इंफॉर्मेशन निकालने लगते हैं और अपने मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार होते हैं। राइली म्यूजियम में आकर लेजर से डिक्लेरेशन पर लाइट मारता है, जिससे उसके हीट सेंसर एक्टिव हो जाते हैं और वो अपने तिजोरी में चला जाता है। बेन एक सिक्योरिटी गार्ड बनकर म्यूजियम में दाखिल होता है और कपड़े चेंज करके पार्टी में डॉक्टर चेंज से बड़ी चालाकी से उनके हाथ का ग्लास ले लेता है और डॉक्टर चेंज के हाथ के फिंगरप्रिंट निकालता है। इधर इयान और शॉ अपने टीम के साथ म्यूजियम में आते हैं। बेन वो फिंगरप्रिंट लेकर तिजोरी के लॉकर के सामने जाता है। राइली की मदद से वो उस पासवर्ड को डिकोड करता है। तिजोरी खोलने के बाद बेन डिक्लेरेशन को अपने साथ बाहर लाता है। तभी बेन को इयान देख लेता है और वो उस पर गोली चलाता है। बेन वहां से बचकर म्यूजियम से बाहर आता है, पर तभी डॉक्टर चेंज को बेन पर शक होता है। तभी बेन वहां से जाने लगता है। तभी डॉक्टर चेंज को इयान पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। डॉक्टर चेंज चालाकी से गाड़ी से बाहर आती है। बड़ी मशक्कत के बाद बेन उसे बचा लेता है। डॉक्टर चेंज बेन को गुस्से से डिक्लेरेशन वापस मांगती है, पर बेन उसे देने से वो मना करता है। म्यूजियम में पीटर सेडकी नाम का एक पुलिस ऑफिसर आता है और लोगों को शांत रहने को कहता है और अपने साथी पुलिस ऑफिसर को सारे लोगों की आईडी चेक करने को कहता है। तभी एक ऑफिसर कहता है हमें किसी ने पहले ही बताया था कि डिक्लेरेशन चोरी होने वाला है। पीटर कहता है क्या तुम्हें पता है वो कौन था? वो ऑफिसर ना में जवाब देता है। बेन और उसकी पूरी टीम के पीछे FBI और पेट्रिक की टीम होती है ताकि वो डिक्लेरेशन बेन से छीन सके। बेन अपने पापा के घर पर आता है और अपने पापा से साइलेंस टूकू के लेटर मांगता है। ये सुनते ही बेन के पापा उसे घर से जाने के लिए कहते हैं। फिर बेन कहता है मुझे शॉर्लेट मिल गया है। शॉर्लेट का नाम सुनते ही बेन के पापा के दिल में एक फिर से उम्मीद जाग उठती है। शॉर्लेट एक शीप होता है जिसमें खजाने की तरफ जाने का सुराग मिला होता है। एक और सुराग सुनते ही बेन के पापा फिर से गुस्से से कहते हैं ऐसे सुराग तुम्हें बहुत मिलते रहेंगे, पर वो खजाना तुमको कभी नहीं मिलेगा। वो खजाना बस कहानियों में है। ये सुनते ही बेन और डॉक्टर चेंज
उस डिक्लेरेशन के पीछे नक्शा देख रहे होते हैं जो अभी इनविजिबल होता है। डॉक्टर चेंज उस नक्शे के पीछे बड़ी सावधानी से काम कर रही होती है। काफी मशक्कत के बाद उनको डिक्लेरेशन पर कुछ सुराग मिलते हैं। राइली उन सुरागों को अपनी डायरी में लिखता है। डिक्लेरेशन बेन ने चुराया होता है। ये बात जब बेन के पापा को पता चलती है, बेन के पापा उस पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर FBI के ऑफिसर आते हैं। बेन के पापा को चेयर से बंधा देखकर बेन के बारे में पूछते हैं। पैट्रिक उन FBI ऑफिसर को कुछ नहीं बताता। राइली एक छोटे बच्चे की मदद से म्यूजियम में एक और सुराग ढूंढ रहा होता है। वो बच्चा म्यूजियम से सुराग ढूंढकर राइली को दे रहा होता है। तभी शॉ को उस बच्चे पर शक आता है और वो उस बच्चे का पीछा करता है। तभी राइली बेन और डॉक्टर चेंज को खजाने के बारे में सुराग मिल गया है ये बताता है और वो उस सुराग को ढूंढने तीनों सेंटिनेंटल बेल के पास जाते हैं। बेन एक दीवार के पास जाकर उसमें से एक ईंट निकालता है। उस ईंट में एक पुराने जमाने का चश्मा निकलता है। बेन वो पुराना चश्मा लेकर 200 साल पुराने डिक्लेरेशन के पीछे देखता है। उस पुराना चश्मे की मदद से ना दिखने वाला नक्शा अब दिखने लगता है। तभी इयान और उसके लोग बेन और उसकी टीम को देखकर उनका पीछा करने लगते हैं। बेन, राइली, डॉक्टर चेंज अलग अलग भागने लगते हैं ताकि इयान के हाथ ना लगे। बेन और उसकी टीम काफी देर से भाग रहे होते हैं पर आखिर इयान को राइली और डॉक्टर चेंज मिल जाते हैं। इयान उनसे वो डिक्लेरेशन ले लेता है। राइली बेन से कॉल पर बात कर रहा होता है। तभी इधर बेन को FBI वाले पकड़ लेते हैं। बेन से वो पूछताछ कर रहे होते हैं। इयान बेन को कॉल करके उसे अकेले में मिलने के लिए बुलाता है और साथ में वो चश्मा भी लाने को कहता है। बेन वो पुराना चश्मा लेकर इयान को अकेले मिलने आता है। बेन के साथ पूरी FBI की टीम होती है जो इयान को पकड़ना चाहती है। तभी इयान बड़ी चालाकी से बेन को FBI के चुंगल से भगा लेता है। इयान बेन को उस खजाने से जुड़ा पूरा सामान देने के लिए तैयार होता है। इयान बस उस खजाने तक जाने का रास्ता मालूम करना चाहता है। इयान बेन, राइली, डॉक्टर चेंज, पैट्रिक को एक चर्च में लाता है। बेन उस पुराने चश्मे से डिक्लेरेशन पर देखता है तो उस पर फिर से एक सुराग मिलता है। उस सुराग का पीछा करते करते वो लोग एक चर्च के नीचे आ जाते हैं। उन्हें वहाँ पर एक सुरंग मिलती है। वो सारे लोग उस सुरंग में जाते हैं इयान के 2 आदमी को छोड़ के। वो सारे लोग द ट्रिनिटी यार्ड में होते हैं। ट्रिनिटी यार्ड 200 साल पुराना होता है। लकड़ी टूटने की वजह से इयान का एक आदमी नीचे गिरकर मारा जाता है। तभी वो पूरा यार्ड हिलने लगता है जिसकी वजह से डॉक्टर चेंज नीचे गिरने ही वाली होती है। तभी डॉक्टर चेंज को बेन बड़ी मुश्किल से बचा लेता है और वो सभी लोग यार्ड में नीचे जाते हैं। यार्ड में एक अंधेरे कमरे में आते हैं। वो कमरा पूरा खाली होता है। खाली कमरे को देखकर गुस्से से बेन कहता है, इतनी दिनों की मेहनत बर्बाद हुई हमसे, पहले आकर कोई वो खजाना ले गया। इयान कुछ सोचने के बाद बेन पर गन तान कर कहता है, अगर तुमने मुझे अगला सुराग नहीं दिया तो मैं तुम सबको इसी यार्ड में छोड़ दूंगा। हालात को देखकर बेन के पापा इयान को अगले सुराग के बारे में बताते हैं। सुराग के बारे में जानने के बाद इयान उन सबको वही छोड़कर अपने दोस्त के साथ चला जाता है। बेन एक और रास्ता ढूंढकर दूसरे कमरे में जाता है और वो कमरा भी पूरी तरह से खाली होता है। खाली कमरे को देखकर बेन उदास होता है। पैट्रिक अपने बेटे को हिम्मत देता है। थोड़ी देर के बाद बेन फिर से काम पर लग जाता है। उसे एक और सुराग मिलता है। वो शिप में मिले पुराने शिगार को ताले और चाबी की तरह इस्तेमाल करता है। वहाँ पर एक और कमरा खुलता है। उस कमरे में वही खजाना होता है। इतने बड़े खजाने को देखकर वो लोग अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे होते। बेन ने काफी मशक्कत के बाद वो खजाना ढूंढा होता है। खजाने को देखकर राइली के आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद बेन FBI के ऑफिसर से मिलकर कहता है, वो खजाना गरीबों में बांट दिया जाए और मेरे किसी भी साथी पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद FBI बेन की मदद से इयान को भी पकड़ लेती है।